बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो आज बादल छाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, अंदर अभी हेयरिंग चल रही है। काले बादल हैं। बादल काले ही होते हैं सर। नहीं सर, काले बादल जो होते हैं ना, वो बड़ी खतरे की निशानी भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हेयरिंग चल रही है। बार बार वकला को डांट पड़ रही है, बार बार जो है वकला को दलाइल देने में जजेस साहिबान, क्योंकि टीवी पर आ रहे हैं, बार बार सवालात की बारिश भी हो रही है। सईद बलोच साहब, इस केस का फैसला क्या आज आ जाएगा? अगर आता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये फुल कोर्ट की तीसरी समाअत है। पहली समाअत पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस केस को आज ही हम समाअत इसकी मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो ना हो सकी। फिर दूसरी समाअत हुई तो उस पर भी कहा गया कि इसको कोशिश करेंगे कि इसको जल्द निपटाया जाए, लेकिन उस दिन भी समाअत मुकम्मल ना हुई। फिर आज की समाअत का कहा गया कि इस दिन तो हमने हर सूरत समाअत मुकम्मल करनी है, भले रात को 12 बजे भी बैठना वो मैं पड़े। ओपनिंग में बताना भूल गया हूँ एक चीज़, क्या? जो मेन आज काम हुआ। सुना था चाय की प्याली में तूफान आता है, आज सुप्रीम कोर्ट में चाय की टेबल पर भी एक तूफान आया है। उस पर बात करेंगे, पहले सुन लेते हैं आज की समाअत और उसके बाद आपको बताएंगे जो तूफान आज बरपा हुआ। तो अब ये तीसरी समाअत है और अभी देखें कि टाइम तकरीबन 4 अली, आप बजने लोगों का वाले हैं। मौसम भी दिखा सकते हैं। तो अभी तक तो इस केस की समाअत, बल्कि 5 बजे बज चुके हैं और अभी तक इस केस की समाअत हमें मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मज़ीद 2 से 3 घंटे इस केस के ऊपर लग सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की कोशिश ये है कि आज इस केस को मुकम्मल किया जाए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे दीगर अहम मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा हैं और सिर्फ इसी केस की वजह से वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का एक असूली मौक़िफ़ है कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होगा मैं 184(3) के तहत दायर मुकदमात नहीं सुनूंगा। तो अब इस केस का फ़ैसला उम्मीद है कि आज हो जाएगा। वो अब ये दरख्वास्तें मंजूर हों या मुस्तरद हों, जो भी फ़ैसला है यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की जानिब से बड़ी सोच विचार के बाद वो फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल और सुप्रीम कोर्ट की जो अदलिया की आज़ादी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन आज केस की समाअत के दौरान कई मुख्तलिफ ऐसे दलाइल दिए गए, बड़े अहम किस्म के दलाइल। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे रेगुलेट करना है या उसके इख्तियारात को, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को या जो इंतज़ामी अमूर हैं वो कैसे चलाने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक इंतज़ामी मामला बनता है। लेकिन अब इसमें देखें कि अब हुकूमत की जानिब से ये बिल पास किया गया और इस बिल की जो मेरी नज़र में जो सबसे एक अहम बात है वो ये है कि ये कानून दर हकीकत बदनीयती पर मबनी है। सही, हुकूमत की नीयत जो भी हो, लेकिन ये बदनीयती पर मबनी इस तरह है कि आपको याद होगा कि 1 मार्च को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का करवाने का हुक्म दिया था। इस फैसले के बाद तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ था और अचानक से ये कानून साजी इसके ऊपर शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए। और इसका मकसद वाज़े तौर पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दबाव में लाना था, ताकि वो दबाव में आए और मुमकिन है कि हुकूमत के साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश भी करें। लेकिन उन्होंने दबाव ना लिया, फिर ये कानून मंजूर हुआ। अब देखें ना, हमने शायद इसके ऊपर पहले भी बात की है कि जब जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था 2019 में, तो वो भी इसी बुनियाद पर हुआ था कि ये इन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया और उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इनके खिलाफ ये रेफरेंस जो है वो दायर करवाया। अब तो इमरान खान साहब भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि वो रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था और वो रेफरेंस जो कि उनके उस बयानिए का जो करप्शन के खिलाफ था उससे मुतल्लिक था, उसी से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हमने ये रेफरेंस आगे सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। तो अब कहने का मकसद ये है कि अब ये कानून भी दर हकीकत बदनीयती पर मबनी है और इसका मकसद सिर्फ उस वक्त के चीफ जस्टिस को दबाव में लाना था। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर उनके पास अक्सरियत है या नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि वो अक्सरियत रखते हैं, क्योंकि आज भी उनकी जानिब से एक रिमार्क्स ये दिए गए कि जो जजेस इख्तलाफ रखते हैं वो अपना इख्तलाफी नोट फैसले के अंदर अपना इख्तलाफ कर सकते हैं।
तो उससे एक हमें ये तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस साहब की जो अपनी अक्सरियत है, सादा अक्सरियत शायद वो उनके पास है, उनको 8 वोट दरकार है, और अगर 15 जजेस हैं, उसमें से अगर उनके पास 8 वोट हैं तो फिर वो वाज़े तौर पर इस केस में उनके पास अक्सरियत है, वो ये दरखास्तें मंजूर भी कर सकते हैं, मुस्तरद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो इस बेंच का हिस्सा हैं, जो 5 जज हैं जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक, तो उनकी जानिब से उनका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। 3 जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाज, जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा, वो हमें इस कानून के खिलाफ नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन का ये एक मौक़िफ़ है कि ये जो कानून है, इस कानून के ज़रिए दर हकीकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और वो 3 रुकनी कमेटी जो इस कानून के तहत मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस तश्कील देगी, उनको डिक्टेट किया गया, उनको डिक्टेशन दी गई है कि ये आपके पास मामला होगा, अपील होगी तो उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच कम अज़ कम बनेगा। 184(3) का अगर कोई केस होगा तो उसके लिए कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच बनेगा। तो ये वो कहते हैं कि ये इन सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को और उस 3 रुकनी कमेटी को ये डिक्टेशन दी जा रही है। तो अब डिक्टेशन वाले मामले पे अगर वो देख के वो कहते हैं कि अगर आज चीफ जस्टिस को और कमेटी को डिक्टेशन दी जा रही है तो कल को सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जा सकता है जी कि आप ऐसे करें वैसे करें, तो फिर ये सिलसिला कहाँ पे रुकेगा। यही जो एक तरह का आप समझें कि एक उनका नुक्ता एतराज जस्टिस मुनीब अख्तर का भी है, वो भी यही कहते हैं कि आपने एक बार दरवाजा खोल दिया, कानून अच्छा है या बुरा है ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि ये है कि दरवाजा खुल जाएगा। अब दरवाजा खुल गया, जैसे आप देखें कि मुस्तकबिल में फर्ज करें एक हुकूमत आती है और उस हुकूमत की उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ उनकी कोई मामलात सही नहीं चलते और कुछ ऐसे फैसले हुकूमत के खिलाफ आते हैं जो उनको नुकसान सियासी तौर पे या इंतजामी तौर पे उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत एक नई कानून साजी लेके आएगी। वो ये कहेगी कि चीफ जस्टिस के अलावा फलां 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 जज पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी और वो बेंचेस तश्कील देगी। अब फर्ज करें कि उस कमेटी के अंदर हुकूमत अपने कुछ चंद पसंदीदा या मंजूर नजर किस्म के जो जज हैं उनको उस कमेटी में शामिल कर देती है, 5 रुकनी कमेटी बना देते हैं और उस 5 रुकनी कमेटी में मिसाल के तौर पे 3 या 4 जज जो हैं वो हुकूमत अपनी मर्जी के डाल देती है और बाकी पीछे 1 या 2 जज जो हैं वो चीफ जस्टिस और दीगर जज हों, या ये भी मुमकिन है कि जो बेंचेस की तश्कील का मामला है वो तमाम अपने पसंदीदा जजेस पर मुश्तमिल कमेटी के हवाले कर दिया जाए और चीफ जस्टिस को कहा जाए कि भाई आप साइड पे हो जाएं। तो फिर उससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक बराह रास्त किस्म का हमला होगा। अदलिया की आज़ादी, और आज जब उन्होंने कहा है आबिद ज़ुबैरी साहब के चीफ जस्टिस साहब ने, आप पीटीआई के वकील हैं, ये मामला क्या हुआ? पीटीआई का जिक्र कैसे हो गया इस केस के अंदर? देखिए वो दलाइल दे रहे थे आबिद ज़ुबैरी साहब, तो अचानक चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि क्या आप पीटीआई के वकील हैं? तो उस पर जो वकील थे आबिद ज़ुबैरी, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस केस में पेश हुआ हूं। अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया था और उसी नोटिस के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो अब ये एक अचानक किस्म की सूरत हाल थी। अगरचा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद भी मालूम है, उन्होंने खुद नोटिस जारी किए थे, आपने इस पर ट्वीट भी की? जी, उन्होंने खुद नोटिस जारी किए थे और नोटिस में पाकिस्तान बार को भी और सुप्रीम कोर्ट बार को भी ये नोटिस किया गया था कि उनसे भी कानूनी मुआवनत अदालत हासिल करेगी। और बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्यों सवाल देखिए चीफ जस्टिस साहब के जहन में पीटीआई के हवाले से जो मेरी एक जाती राय है वो ये है कि उनके लिए, पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस साहब के दिल में कोई अच्छे ख्यालात या कोई अच्छी सोच नहीं है। जहन में सर, दिल में, जहन में, जो चीज़ दिल में हो वो जहन में चली जाती है, जो जहन में वो दिल में आ जाती है, तो ये शिफ्टिंग होती रहती है। लेकिन देखें ना कि अब जो पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर अली जफर, वो तो ऑलरेडी दलाइल भी दे चुके हैं इस केस में, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब जो है पत्नी वो टाउंट क्यों किया उन्होंने। अब ये देखें ना कि अब अगर चीफ जस्टिस साहब इस तरह की बात करते हैं, मैंने ट्वीट में जो आपने कहा, मैंने ट्वीट में यही लिखा कि अगर किसी जज को ये जेब नहीं देता कि वो किसी वकील के बारे में उनको कहें कि आप फलानी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अब अगर से सामने से वो वकील कह दे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं उससे तो ये तासुर मिलता है जैसे आप शायद पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर वहां पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, एक नया झगड़ा बन जाएगा।
तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब, चूंकि बात वहीं आती है कि वो गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्से के तेज हैं, टेम्परामेंट का इशू है, और उसी वजह से आज भी आप देखें कि 2 से 3 बार आज भी सिद्दीकी साहब को फिर डांट पड़ी है, सिद्दीकी साहब को डांट पड़ी है। और ये हमने केस की समाअत के दौरान देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल करने लगते तो 1-2 बार उनको रोका, 2 बार जस्टिस मज़ाहिर नकवी को वो सवाल करने के लिए बोलते तो अचानक से दरमियान में टोक कर वकील को कहते कि जी ठीक है आप आगे चले, उनको सवाल नहीं करने दिया गया। और फिर जो आपने जिक्र किया ना कि वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश, सवाल आपसे जी जी, वो असल में मामला ये बना कि जब जस्टिस मज़ाहिर साहब की जानिब से 2 बार बोलने की कोशिश की गई और उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से मुदाखलत की गई और वकील को कहा गया कि आप आगे चले, और जस्टिस मुनीब की जानिब से भी जो भी सवाल किया जाता वो वकील साहब से जवाब लेने से पहले ही चीफ जस्टिस साहब बोल पड़ते कि जी ठीक है अब आप आगे चलें, अपना अगला नुक्ता बयान करें। तो वहां से फिर एक पर्ची मूव की गई, जस्टिस इजाज़ रहसन, जी जी पर्ची थी, और वो पर्ची जस्टिस इजाज तक आई। जस्टिस इजाज ने फिर अपने साथ बैठे दरमियान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो दी, और उसके बाद अदालत बर्खास्त की गई। और मुझे जो एक हम चूंकि देख रहे थे अदालत की सारी कार्रवाई, तो जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो हमें फिर यूं जो कमरा अदालत की कार्रवाई थी, जो जस्टिस मुनीब जिस तरीके से वो बिल्कुल आज़ाद हो के सवाल पूछ रहे थे, उनका एक ये और तरीक़ाकार है जस्टिस मुनीब का कि वो अपने सवाल से पहले पूरी एक तमहीद बांधते हैं, उसका एक पस मंजर देते हैं और फिर उसके बाद वो जाके सवाल करते हैं। तो उसका उनका सवाल अमूमी तौर पर कुछ लेंथी होता है, लंबा होता है। तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में वो सवाल पूछ रहे थे, आगे वकील साहब जवाब दे रहे थे। 1-2 मौके पर ऐसा हुआ कि उन्होंने सवाल पूछा और मतलब ये जब वक्फे के बाद 1-2 मौके पर सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी ठीक है अब आप आगे चले, लेकिन वो भी धीमी आवाज में कहा, कोई उसमें हमें वो अग्रेशन नजर नहीं आया जो अब उस समाअत से पहले था। तो उससे फिर हमें ये एक तासुर मिलता है कि शायद जब जजेस वक्फे के बाद चाय खाने में गए हैं, चाय के कमरे में, तो वहां पे जाकर उनकी कोई आपस में कोई बड़ी गर्मा गर्म बहस तकरार हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब भी जो हैं वो जरा कूल डाउन हुए हैं और दीगर जज साहबान जो हैं जिनमें जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस इजाज हैं, ये दीगर, वो फिर इस पर खुलकर अपने सवाल जो है वो वकीलों से पूछ रहे थे। इसी तरह का एक मामला देखें कि जब जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की नजरसानी केस की समाअत हो रही थी, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब दलाइल दे रहे थे। तो उनके दलाइल के दौरान जस्टिस जो मकबूल बाकिर हैं, जो अब आजकल सिंध के वजीर आला हैं, निगरान वजीर आला, वो बार बार उनको टोकते कि ठीक है आप अहम नुकात जो है वो पढ़ें, बाकी हम खुद पढ़ लेंगे, वक्त की कमी है, क्योंकि जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने रिटायर होना था और उस वक्त कोशिश ये थी कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट से पहले इस केस की समाअत मुकम्मल की जाए और जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ ये जो नजरसानी दरखास्त है ये भी इसको भी कलअदम करार दिया, ये जो FBR वाला मामला है उसको भी खत्म किया जाए। सही। तो उस वक्त जब वो बार बार एडिशनल अटॉर्नी जनरल को टोक रहे थे, तो उसमें फिर जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस सज्जाद अली शाह के दरमियान भी इसी तरह बहस और तकरार हुई थी, और वो कमरा अदालत के दरमियान हुई थी, और उसकी वजह से फिर एडिशनल रात हो गई है, आमिर रहमान कोर्ट में बादल छा जी जी आमिर रहमान साहब ने कहा कि बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई थोड़ी देर के लिए वक्फा कर ले और वक्फे के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा समाअत करते। तो फिर वो अदालत उठ गई और उसके बाद फिर जजेस चाय के कमरे में गए और वहां पर फिर मामला जो है वो जरा उसको कूल डाउन किया गया। तो आज ये है कि कमरा अदालत के अंदर कोई ऐसी बहस तकरार जजेस के दरमियान नहीं हुई, लेकिन अगर वो वक्फा ना लिया जाता तो मुझे शायद ये एक तरह का एक खदशा जरूर था कि मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब बार बार जिस तरह टोक रहे हैं, जजेस को भी टोक रहे थे, और वहां पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को दलाइल नहीं दिए मुकम्मल करने दिए गए थे, और अब जज साहबान जो मुखालिफ नुक्ता नज़र से ताल्लुक रखते हैं, मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप से हैं, तो उनको सवाल भी करने नहीं दिए जा रहे थे, तो उससे टकराव की एक सूरत हाल पैदा होने का इम्कान था। लेकिन उस वक्फे से फिर ये हुआ कि जजेस मामला कूल डाउन, जी वो चाय के कमरे में गए और वहां पर मामला कूल डाउन हुए, चाय ने मिजाज ठंडा कर जी जी। और देखें ना अब मौसम बड़ा रोमांटिक बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, देखें क्या फैसला क्या आता है। अंधेरा छा गया, रोमांटिक हो गया। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।